नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 7 की। इतिहास का अध्याय 7 जिसका शीर्षक है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अध्याय को और आगे बढ़ते हैं इस रोचक सफर की ओर। इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके समक्ष इस अध्याय का पाठ्यक्रम रखना चाहूंगा। इस अध्याय में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जनजातीय समाज के विषय में कि जनजातीय समाज क्या है, क्यों है और कैसे है। इसके बाद में हम बात करेंगे जनजातीय लोगों के विषय में कि जनजातीय लोग कौन थे। फिर आगे बात आएगी खानाबदोश और घुमंतू लोगों की, उनकी भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं इस अध्याय का शीर्षक ही है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये खानाबदोश लोग या घुमंतू लोग किस प्रकार से रहते थे। इसके साथ ही हमें आगे बदलता समाज देखने को मिलेगा। मंगोलों के बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे और अंततः बात करेंगे निष्कर्ष की। तो यह था इस अध्याय का पाठ्यक्रम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इस अध्याय से संबंधित चीजों के ऊपर देना चाहूंगा। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले जनजातियों की, तो मैं आपको बता दूं कि जनजातियां जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन से लोग हुआ करते थे। इनमें कृषक होते थे, है ना, जो खेती किसानी करते थे। कुछ शिकारी हुआ करते थे और कुछ लोग थे अपना खाद्य यानी कि अपना भोजन इकट्ठा करने वाले। इनको हम कहते हैं खाद्य संग्राहक या फिर पशुपालक। इनकी श्रेणी में भी ये लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियों का जिक्र आएगा इस अध्याय में। जैसे मैं आपको बता दूं कि पंजाब में खोखर जनजाति है ना, तो दोस्तों यह जनजाति 13वीं और 14वीं सदी और इसके अलावा गख्खर जनजाति यहाँ पर प्रमुख मानी जाती है, ठीक है ना। और हमने पहले भी ये पढ़ा है दोस्तों कि जो अकबर थे, है ना, उन्होंने कमाल खान गख्खर को मनसबदार बनाया था, ठीक है ना। दोस्तों पश्चिमी हिमालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गड्डी यानी जो कि गडेरियों की जनजाति मानी जाती है वो रहा करती थी, है ना। उत्तर पूर्व भाग की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अहोम लोग रहते थे, नागा, है ना, और कुछ दूसरी जनजातियां भी थी जिनका वहां पर प्रभुत्व था, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमें संथाल जनजाति के बारे में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही मुंडा जनजाति के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा, है ना। मुंडा जनजाति में एक नाम है बिरसा मुंडा, वो मैं आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक नाम है, उसमें माना जाता है ना। उसके बारे में भी हम देखेंगे भविष्य में। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में पाई जाने वाली जनजातियों में हम मुंडा और संथाल का जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बैराद जनजातियां हमें देखने को मिलेगी, है ना। दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोरागा, वेतर, मरवार इत्यादि जनजातियों को हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये जो आपके अध्याय में जो ये मैप दिया हुआ है ना, इस मैप में ये सब जनजातियों के बारे में विस्तार से दिया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से बताऊंगा इस अध्याय में, ताकि आप लोगों को, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है इसलिए, है ना, आपको जानकारी मिल जाए। इसके बाद में दोस्तों अगला शीर्षक जो आएगा वो आएगा खानाबदोश और घुमंतू लोगों का, है ना। तो खानाबदोश और घुमंतू लोग जो थे उनके बारे में भी हम जानेंगे, है ना। इनमें सबसे ज्यादा बंजारे लोग जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे, ठीक है ना। इनके जब ये ग्रुप में चलते थे ना, एक कारवा लेकर के चलते थे, तो उसे टांडा कहा जाता था, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, वो बंजारों का उपयोग करके मतलब नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे, बंजारों के माध्यम से, आप ऐसा कह सकते हैं। सैन्य अभियान जो हुए उसके दौरान भी जो मुगल सेना थी उसके लिए खाद्यान्नों की जो ढुलाई का काम है वो उस समय बंजारे लोग ही किया करते थे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में गोंड जनजाति के विषय में हमें जानने को मौका मिलेगा, है ना। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक वन प्रदेश में रहते थे जिसका नाम था गोंडवाना, है ना। गोंडवाना नामक एक बहुत ही विशाल बड़े वन प्रदेश में ये रहा करते थे, वहां का हिस्सा थे और ये वहां पे करते थे दोस्तों कृषि। इस कृषि को आप नाम दे सकते हैं स्थानांतरित कृषि, है ना। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक जगह फसल बोई, उसकी पैदावार हुई, वह फसल की कटाई करी और फिर दूसरी जगह चले गए, ठीक है ना। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरीय कृषि कहते हैं या फिर झूमिंग कृषि के नाम से भी आप इसे आगे जानेंगे,
ठीक है ना दोस्तों। गोंड जनजाति के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे छोटे छोटे कुलों में यह बटी होती थी, है ना। इसका अपना राजा हुआ करता था एक, है ना। और जब अकबर का जिक्र आता है ना, तब अकबरनामा का भी जिक्र आता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में। तो अकबरनामा में एक गढ़ के बारे में बताया गया है, कटंगा, है ना। इसमें 70,000 गांव थे उस समय, ठीक है ना। तो ये आपको जान के बड़ा मतलब आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सही बात है। इसके बाद में दोस्तों गोंडों के बारे में हमें उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानने को मौका मिलेगा। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी गोंडों की, वो केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी राज्य थे वो बटे हुए थे गढ़ों के रूप में, और हर गढ़ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गोंड कुल का ही क्या हुआ करता था, अधिकार हुआ करता था, नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है ना। इसके बाद में ये 84 गांवों की इकाइयों में भी बटे हुए थे, ठीक है ना। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, 84 कहा जाता था। इस अध्याय में हम सब कुछ विस्तार से देखेंगे, मैं खाली एक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं। इसके बाद में दोस्तों ब्राह्मणों ने जो था क्या किया, गोंड राजाओं से मतलब बहुत सारी भूमि को प्राप्त किया, किसमें, अनुदान में, ठीक है ना। ये सब तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। इसके बाद में राजपूतों का जब जिक्र आता है तो राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत में जो गढ़ कटंगा है उसके राजा थे अमनदास, है ना। उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि जो थी उस समय धारण की थी, वो सब भी हम देखेंगे। दुर्गावती का भी यहाँ पे जिक्र आएगा कि उसने कैसे अपने वीर नारायण जो उसका पुत्र था 5 वर्ष का, उसके नाम पर शासन की कमान को संभाल लिया था, है ना। और 1565 में फिर मुगल आक्रमण हो जाता है आसिफ खान के नेतृत्व में, और उसका डट करके उसने सामना किया दुर्गावती ने, वो सब हम देखेंगे। इसके बाद अहोम जनजाति का यहाँ पर जिक्र आता है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इस अध्याय में, है ना। ये लोग जो है मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में कहां पर आकर के बस जाते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में बस जाते हैं, ठीक है ना। 1530 का जो दशक होता है दोस्तों, उसमें आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल यहाँ पर इन्होंने किया था, कितने, अहोम जनजाति के लोगों ने, ठीक है ना। और जब 1660 आता है तो उसके आते आते उच्च स्तरीय के बारूद, तोपों, इसका निर्माण करने में ये लोग दोस्तों एबल हो गए थे, यानी कि सक्षम हो गए थे। मैं अहोम जनजाति की बात कर रहा हूं इस समय, ठीक है ना। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, बटा हुआ था, है ना। इन्हें खेल कहा जाता था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम मंगोलों का जिक्र करेंगे और इस तरह से अंततः हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब, है ना, इस अध्याय को। यह एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने पिछले कुछ अध्याय, खास करके 3 अध्यायों का यहाँ पे जिक्र है, अध्याय 2, 3 और 4। इसमें हमने दोस्तों राज्यों के बारे में देखा कि किस प्रकार से राज्यों का विकास हुआ, यानी कि उनका उत्थान हुआ, और वो भी हर क्षेत्र में, है ना, किसी एक क्षेत्र में नहीं। और किस प्रकार से फिर उनका जो है पतन हो गया, नाश हो गया। ये सब चीजें हमने अध्याय 2, 3 और 4 में देखी है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब एक लंबा समय बीतता है, एक लंबी समय अवधि गुजरती है हमारे सामने से, तो कई प्रकार के जो है हमें कलाएं देखने को मिलती हैं, है ना। कई प्रकार की यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दस्तकारियां, ठीक है ना, ये देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के लोग निर्माण करते हैं, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, मूर्तियां बनाना हो गया, मंदिर बनाना हो गया, भवन बनाना हो गया, है ना। अलग अलग बांस की टोकरियां बनाना हो गया, कपड़े बुनना हो गया, शॉल, चादर, ये सब बनाना हो गया। तो ये सब कुछ हमें एक लंबे समय की अंतराल में जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और इसके साथ ही दोस्तों हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो होते हैं कुछ बड़े परिवर्तन। अब बड़े परिवर्तन से मेरा मतलब है जैसे कि वहां पर राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं, है ना, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो सामाजिक परिवर्तन है ना, वो हमें हमेशा हर जगह पर एक समान तो दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग समाज के लोग अलग अलग समय में रहा करते हैं, है ना। तो जो सामाजिक परिवर्तन है वो हर जगह हमें एक समान नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इतिहास में जब हम देखेंगे तो ठीक है। और वर्तमान में भी हम ये चीज महसूस कर सकते हैं कि हम भी भाई आज आधुनिक युग में जहां जी रहे हैं वहां पे सारे समाज एक समान नहीं है। अलग अलग समाजों में अलग अलग परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वैश्वीकरण के युग में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग समाज जो है वो अलग अलग तरीकों से विकसित हुए हैं, ठीक है। और ऐसा कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, और खास करके क्यों हुआ, ये समझना हमारे लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज इस अध्याय में हम इन सब के विषय में एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा उपमहाद्वीप है ना, ठीक है ना, जहां हम रह रहे हैं, इसमें जो
वर्ण व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाई गई थी। ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारे नियम बताए गए थे और दोस्तों इन नियमों को मानने का कार्य बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी किया था। ठीक है ना, बड़े बड़े राज्यों के जो राजा थे उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियमों को अपनाया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, एक खामी थी इसकी। क्या थी कि ये सब नियम मानने से और इस वर्ण व्यवस्था को मानने से जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाई गई थी, हुआ ये कि जो खाई थी अमीर और गरीब के बीच की, वो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसका क्या मतलब है, जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। यहाँ पर जिक्र आता है दोस्तों कि दिल्ली के जो सुल्तान थे, है ना, या फिर मुगल काल की मैं बात करूं, इसमें बहुत ज्यादा जटिलता आ गई थी। किसमें, जो उस समय श्रेणीबद्ध समाज था उसके अंदर। ठीक है, और हम विस्तार से जानेंगे आगे बढ़ते हुए। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। जब मैं इस अध्याय का पाठ्यक्रम आपसे साझा कर रहा था तो वहां पे मैंने जनजातीय समाज का जिक्र किया था, वो इसी हेडिंग के अंतर्गत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस हेडिंग को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया है कि कुछ दूसरे प्रकार के समाज भी उस समय मौजूद थे। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये दूसरे तरह के समाजों से क्या तात्पर्य है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, क्या था कि कुछ समाज तो ऐसे थे उस समय इस उपमहाद्वीप में जो कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए थे। ठीक है ना, और ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए क्या थे, जो नियम थे, सामाजिक नियम हो गए, कुछ कर्मकांड हो गए, है ना, उनको जो लोग नहीं मानते थे ना, ऐसे भी कई समाज यहाँ पर थे। ठीक है ना, और किसी भी प्रकार के वो असमान वर्गों में बटे हुए भी नहीं थे कि भाई यहाँ पे हम बड़े हैं तुम छोटे हो, इस प्रकार की ऊंच नीच यहाँ पर नहीं देखने को मिलती थी। कुछ समाज ऐसे भी थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही समाजों को क्या कहा जाता है दोस्तों, जनजातीय कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, जनजातीय कहा जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए आप, है ना, ये संथाल जो जनजाति है उसका एक चित्र है। यह यहाँ पे जनजातीय नृत्य करते हुए इनको दिखाया गया है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस संथाल के बारे में, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हर नाम से आपका परिचय मैं करवाऊंगा, ये काम मेरा है। ठीक है ना, आप बस निश्चिंत होकर के वीडियो को देखिए और समझिए। दोस्तों हर जनजाति की मैं बात करूं, प्रत्येक जनजाति यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनके जो सदस्य हुआ करते थे ना, ये आपस में जुड़े हुए होते थे। किससे जुड़े हुए होते थे, नातेदारी यानी कि रिश्ते से। मान लीजिए किसी ने अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरे समाज के साथ करवा दिया, दूसरी जनजाति के साथ, तो यानी कुल मिलाकर के बात ये थी कि एक दूसरे से रिश्ता बना हुआ था, तो ये आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। और बहुत सारी जनजातियां जो है दोस्तों, वो उस समय अपना जो जीविकोपार्जन है, यानी कि जो अपना घर चलाना है, रोटी है वगैरह सब कुछ खेती से प्राप्त करती थी। ठीक है ना, और कुछ अलग जनजातियां थी जो जो क्या करती थी, खेती। अब सब लोग तो खेती नहीं कर सकते ना, जैसे कि आज भी आप देखेंगे हर व्यक्ति किसान नहीं है, हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं है, अलग अलग हमारे कार्य हैं, बटे हुए हैं, है ना। तो उसी प्रकार से कुछ समय भी कुछ दूसरी जनजाति के लोग थे, वो क्या करते थे, शिकारी हुआ करते थे, है ना, शिकार करते थे जानवरों का, पशुपालक थे, या फिर मैं कहूं कि संग्राहक थे, यानी कि खाद्य संग्रहण किया करते थे। इस समय का मुख्य खाना क्या हुआ करता होगा आपके अनुसार, वही पेड़ पौधों से निकले हुए फल, है ना, कुछ प्रकार की जड़ें, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। और इतना ही नहीं, इस अध्याय के बारे में, आगे के बारे में और आगे क्या क्या होगा, ये आप 8वीं में भी आपको रहेगा, है ना, तो आप तब भी इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी किताबों की यही खासियत है दोस्तों कि यह एक क्रम से आगे बढ़ती है और एक साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए तो इसे पढ़ना और ज्यादा रोचक और सरल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो थे, ये अपने निवास स्थान, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको ध्यान आकर्षित करके बताता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया करते थे ये लोग, है ना। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, नदियां, झरने, फल फूल आदि सब कुछ अपनाते थे ये लोग। ठीक है ना, और कुछ जनजातियों का यहाँ पर जिक्र आता है दोस्तों, उनके बारे में बताया गया है कि खानाबदोश थी। खानाबदोश का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, किसकी तलाश में, अपने भोजन की तलाश में, है ना, अपनी एक छत तलाश करने के लिए भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इन्हें खानाबदोश कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, जो जनजातीय समूहों का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे, है ना, उनके बारे में यह बताया गया है कि ये जो जितने भी चारागाह हुआ करते थे ना, उन पर मुख्य रूप से अपना नियंत्रण रखा करते थे। ठीक है, और खुद के ही इन्होंने नियम बनाए हुए थे, और जो नियम इन्होंने स्वयं बनाए थे उसी के आधार पर ये अपने परिवारों का क्या कर देते थे, बंटवारा करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको यही चीज बताई गई है। इसके बाद में हमें यह भी देखने को मिलता है कि अलग अलग हिस्सों में इस उपमहाद्वीप के जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी जनजातियां जो है वो फली फूली, उनका भी जिक्र हम करेंगे, है ना।
जैसे जंगल है, पहाड़ है, रेगिस्तान है या दूसरी जो दुर्गम जगह है ना, वहां पर ये सभी जनजातियां निवास किया करती थी। मैंने आपको बताया ना स्थानांतरीय कृषि वगैरह इन सब के बारे में मैंने बताया, तो ये सब किया करते थे यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी जो जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, उनके साथ इनका टकराव हो जाता था, है ना, यानी कि लड़ाई इत्यादि होती होगी, ठीक है ना। और कई मायनों में हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जनजातियां थी वो मतलब हमेशा आजाद रहना पसंद करते थे, तो उन्होंने अपनी आजादी को बरकरार रखा, ठीक है ना। और उनकी जो संस्कृति थी उसको उन्होंने क्या किया दोस्तों, बचा करके रखा। अब जाति आधारित और जनजातीय समाज, है ना, ये दोनों ही दोस्तों अपनी अलग अलग किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहा करते थे, ठीक है ना। निर्भर कैसे रहा करते थे, देखिए मान लीजिए आप किसी एक क्षेत्र में रह रहे हैं, अब वहां पे आपका काम, मुख्य काम है कृषि, है ना, आप फसल उत्पादन का कार्य करते हैं, लेकिन तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मैं कहूं जो आपको उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होते, तो फिर आपको दूसरे स्थान के लोगों पर, दूसरे स्थान पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो निर्भरता है वो एक दूसरे पर बन जाती है। अब टकराव भी होगा, तो टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का, यानी कि उसमें परिवर्तन लाने का एक काम किया। अब अगली हेडिंग के माध्यम से हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जनजातीय लोग आखिर कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विषय में अपवाद भी आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि समकालीन इतिहासकारों, है ना, या फिर जो मुसाफिर लोग आया करते थे यात्रा करने के लिए, है ना, उन्होंने जनजातियों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी है। लेकिन इन सभी अपवादों को अलग करते हुए, इन सभी अपवादों को छोड़ते हुए हमें यह बात जाननी है कि जो जनजातीय लोग हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी एक लिखित डॉक्यूमेंट या लिखित दस्तावेज उस समय नहीं रखा करते थे या नहीं रखते थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे रीति रिवाज, परंपराएं जिसका वो अनुसरण करते थे, वो सब कैसी होती थी, वाचिक थी या मौखिक थी, यानी उनको अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से मिली थी। दादा से पिता में आई, पिता से पुत्र में आई और पुत्र से फिर आगे उसके पुत्र में गई, है ना, या पौत्र में गई। तो वो इस प्रकार से आगे बढ़ती चली गई। और हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये लोग उसका संरक्षण भी करते थे, सारी परंपराओं को, है ना। और हर नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को ये सभी परंपराएं उस समय विरासत में मिल जाया करती थी। दोस्तों आज के यानी वर्तमान के जो इतिहासकार है ना, ये भी जो है जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए उन्हीं वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लग गए, उनका उपयोग करने लग गए हैं। तो दोस्तों जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे, है ना। और कोई भी एक जनजाति का जो इलाका था, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्षेत्र आता था, वह समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रभाव उनका जो है बदलता चला गया, ठीक है ना। अब इनमें से कुछ शक्तिशाली जनजातियों का जिक्र आता है, तो आप जानते हैं कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, शक्तिशाली समूह होता है, वो अक्सर अपना आधिपत्य जमा लेता है ना। तो यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिलेगा कि कुछ शक्तिशाली जनजातियां जो थी, बड़े इलाकों पर इनका नियंत्रण था। ये सब तो सामान्य बातें हैं, है ना, हमें वर्तमान में भी देखने को मिल ही जाती है, तो यह हमारे लिए समझना उतना कठिन नहीं रह जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जिक्र आता है दोस्तों पंजाब का। तो पंजाब के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो समय था ना 13वीं से 14वीं सदी का, उसके समय यहाँ पर एक जनजाति थी जिसका नाम था दोस्तों खोखर, है ना। ये बहुत ही प्रभावशाली उस समय जनजाति हुआ करती थी, यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली जनजातियों में से एक रही होगी उस समय, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर ये धीरे धीरे इनका महत्व जो है कम होता चला गया और एक दूसरे प्रकार के जो लोग थे, दूसरी जनजाति थी जो है गख्खर, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी अध्याय में बहुत जल्द विस्तार से। तो उनका जो है महत्वपूर्ण वो ज्यादा होगा, उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना। इन लोगों के जो मुखिया थे, यहाँ पर जिक्र आता है कमाल खान गख्खर का, है ना। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो बादशाह अकबर थे ना, उन्होंने इनको अपना मनसबदार उस समय बनाया था, ठीक है ना। और इसके बाद में जो मुगल थे, दूसरे मुल्तान और सिंध के जो मुगल थे, उनके द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन, ये भी दो जनजातियों के नाम है, इन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर हो गया था। अब इससे पहले दोस्तों कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको इस नक्शे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, है ना। यहाँ पर कुछ जनजातियों के बारे में दिया है, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के विषय में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, है ना। सबके बारे में तो बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि इस अध्याय में हमें बाद में उसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गख्खर के बारे में, है ना। तो दोस्तों जो गख्खर या गख्खड़ मैं कहूँ, ये जो जनजाति है, ये पाकिस्तानी पंजाब में बसने वाला एक पंजाबी समुदाय है जिसका जिक्र इस अध्याय में किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है गख्खर, है ना।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक प्राचीन समुदाय है जिसमें आधुनिक काल में जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे ना और हिंदू उस समय अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक हैं, आप ऐसा समझिए। जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक है। इतिहास में दोस्तों लंबे काल यानी लंबे समय तक इनमें और एक जंजुआ समुदाय आता है, उनके बीच में जो है संघर्ष चलता रहा। किस चीज को लेकर के चलता रहा? नमक कोह क्षेत्र को लेकर के, एक क्षेत्र है वहां नमक कोह हम नाम दे रहे हैं, है ना, या जानते हैं उस नाम से। उसको लेकर के यहाँ पे संघर्ष चलता रहा कि किसका नियंत्रण होगा, है ना, गक्खर लोगों का या जंजुआ लोगों का, ठीक है ना। और इनकी जो बहुसंख्या थी, है ना, ऐसा कहिए कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर एक बहुत अधिक मात्रा में जो जनसंख्या थी उसने हिंदू से इस्लाम धर्म परिवर्तन किया था। ये तो हो गई गक्खर की बात। अब बात करते हैं खोखर की, है ना। तो अगर मैं खोखर के बारे में बताऊं दोस्तों, तो खोखर भारतीय उपमहाद्वीप का जो पंजाब क्षेत्र है ना, इसका एक अलग समुदाय है वर्तमान में, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत और पाकिस्तान के जो पंजाब और आसपास के जो भी क्षेत्र है ना, वहां पर ये लोग निवास करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जहां दिखाई जा रही है, ठीक है ना। और भारत में खोखर दोस्तों जो है ये आमतौर पर, अगर मैं इनकी बात करूं तो या तो ये हिंदू होते हैं या फिर ये सिख होते हैं, ठीक है ना। और अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो वहां पर ये मुस्लिम होते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि मुस्लिम खोखर हिंदू समुदायों से मतलब धर्मांतरित होकर मुसलमान बने थे। यानी पहले ये भी हिंदू ही थे गक्खर की तरह, लेकिन यह बाद में मुसलमान बन गए थे। और मध्यकाल के फारसी इतिहासकार फिरिश्ता है, उन्होंने जो तत्कालीन खोखर लोग हैं ना, उनको धर्म और नैतिकता विहीन बर्बर जाति कहा है। किसने? फिरिश्ता ने। ये एक फारसी इतिहासकार है मध्यकाल के, ठीक है। आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा मैं आपको खोखर का इतिहास यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जो खोखर लोग हैं ना, ये 1206 में मोहम्मद गोरी के खिलाफ एक विद्रोह इन्होंने कर दिया था, है ना। याद करिए मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिंह चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था और गोरी ने इस विद्रोह का उस समय तो दमन कर दिया था, बड़ी क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया था। लेकिन जब बाद में वह वापस लौट रहा था ना, तो वो जो नमक कोह क्षेत्र है जिसको लेकर के गोखर और खोखर लोगों के बीच में, गक्खर और खोखर जंजुआ के बीच में हमने देखा कि संघर्ष चल रहा था, वहीं पर उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक धावा कर दिया और मोहम्मद गोरी की इन्होंने हत्या कर दी, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के जो खोखर लोग हैं, इनमें दो समुदाय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? एक है कुतुबशाही खोखर और एक आता है दोस्तों राजपूत खोखर, ठीक है ना। कुतुब शाह ने क्या किया था, एक हिंदू राजा की लड़की से विवाह किया था, ठीक है। और उनकी जो वंश परंपरा के लोग थे वो कुतुबशाही खोखर के रूप में जाने लग गए, ठीक है ना, या जाने जाते हैं, आप ऐसा मान लीजिए। दोस्तों खोखर समुदाय का एक उल्लेखनीय राजा हुआ जसरथ, या फिर आप कहें दशरथ, है ना, जिसके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ वो सैयद वंश के विनाश का कारण बन गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था मैं कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा, जैसे मुंडा, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये भारत की एक जनजाति है दोस्तों, ठीक है ना। और झारखंड जो है ना, झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से इनका निवास है ना, आप ऐसा मान लीजिए। और झारखंड के अलावा अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे भारतीय राज्यों में भी ये रहा करते हैं, है ना। आप इनकी लोकेशन तो देख ही पा रहे हैं, भारत के नक्शे में आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। और इनकी जो भाषा है दोस्तों, वो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की मुख्य भाषा यानी प्रमुख भाषा मानी जाती है। इनका भोजन मुख्य रूप से धान हो गया, मक्का, जंगल के जो फल फूल है, कंदमूल है ना, मडुआ हो गया, ये सब चीजें मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संथाल की, ठीक है ना। संथाल की अब हम बात करेंगे यहाँ पर। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको कुछ खास ही जनजातियों के बारे में यहाँ पर अभी फिलहाल मैं बताऊंगा। ये संथाल यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों ये झारखंड राज्य की एक अनुसूचित जाति है, या मैं यूं कहूं कि प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। मुख्य रूप से संथाल दोस्तों परगना प्रमंडल या फिर पश्चिमी या पूर्वी सिंहभूमि, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह जिलों में यहाँ पर निवास करती है। और इसकी जो कुछ आबादी है संथाल की, वो हमें बिहार राज्य में भी देखने को मिलती है ना, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, प्रमंडल में आदि, ठीक है, पाई जाती है। दोस्तों संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम राज्यों में भी वास करती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो इस जनजाति को वहां के मिदनापुर जिले के
साउथ क्षेत्र में लंबे अरसे तक यहाँ पर ये लोग रहा करते थे और इसी के कारण यहाँ पे जो है साउंतर भी कहा जाने लगा। बाद में चलकर इन्हें संथाल कहा जाने लगा। तो संथाल नाम कैसे पड़ा ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र आता है दोस्तों अहोम का। ठीक है ना, अहोम लोगों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ठीक है, अहोम का भी यहाँ पे जिक्र है, तो अहोम की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अहोम लोग असम के रहने वाले हैं ना, भारत की, है ना, ताई जाति के लोग वंशज माने जाते हैं। कौन सी जाति? ताई जाति के वंशज माने जाते हैं। 1220 में इन्होंने इनका जो ताई राजकुमार था चुकाफा, उसके साथ ब्रह्मपुत्र घाटी से ये लोग आए और फिर 6 सदियों तक जो है इस क्षेत्र में इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। चुकाफा और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने असम में अहोम वंश की दोस्तों स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जिक्र आता है गोंड का, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंड समुदाय या गोंड जाति। ठीक है, ये भारत की एक प्रमुख जातीय समुदाय है दोस्तों। भारत का जो कटी प्रदेश कहा जाता है ना, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण और तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी हो गई, यहाँ तक फैले हुए जो भी पहाड़ हैं, जंगल में रहने वाली, ये सब क्षेत्रों में ये जनजाति आप देख सकते हैं। ठीक है ना, द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है जो कि 5वीं या 6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई। ठीक है, और आज भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोदियाल गोंड जैसे समूह है, जो गोंडों की एक जातीय भाषा जो है वो गोंडी है और द्रविड़ परिवार की है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है खोंड का। ठीक है ना, ये लिखा है खोंड। तो खोंड या फिर आप इन्हें कोंद के नाम से भी जान सकते हैं। ये भारत के उड़ीसा राज्य की पहाड़ियाँ जो है या जो जंगल है वहाँ के निवासी है और कोंद भी इन्हें कहा जाता है। इनकी संख्या 8 लाख से अधिक मानी जाती है और जिसमें से लगभग 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास जो है वो द्रविड़ परिवार की कुई और उसकी दक्षिण बोली कुवी बोलते हैं। ठीक है ना, अधिकांश खोंड लोग जो हैं वो अब चावल की खेती किया करते हैं, लेकिन अब भी जो कुटिया फोंड जैसे कुछ समूह हैं वो झूम खेती पर निर्भर है, झूम कृषि पर निर्भर है। बताया था मैंने आपको क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हुए जानते हैं इस पैराग्राफ को कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इतिहास को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, हमारा इतिहास पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि हमारे विकास के क्रम को जानना, कि सतत विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से हम जो है वह आगे बढ़े, यह सब जानना इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही यह भी कि जो गलतियां पहले हमसे हुई हैं, हमारे पूर्वजों से, लोगों से, वो हम ना दोहराए। ठीक है ना, तो सबको जान लेते हैं तो ये हमारे लिए रोचक भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग थे ये अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में यहाँ पर बटे हुए थे, है ना, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद में उत्तर पूर्वी भाग पर यह बताया कि नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से उस समय क्या था? प्रभुत्व था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो वर्तमान में बिहार और झारखंड है ना, इसके कई इलाकों में दोस्तों 12वीं सदी तक के चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था, यहाँ पर ये बताया गया है। और बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे राजा मानसिंह, है ना, उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर यहाँ पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था और उन्हें हरा दिया, यानी ये जीत गए थे और अच्छा खासा माल इन्हें लूट कर यहाँ पर इकट्ठा किया था। और लेकिन हुआ ये कि ये पूरी तरह से चेर लोगों को अधीन अपने नहीं बना पाए। औरंगजेब का जो समय था उस समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों पर कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया और ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहा करते थे। आगे आप देखेंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां हैं, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के जो निवास स्थान थे वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं, है ना। कोली लोग जो थे वो गुजरात में बहुत सारे कई इलाकों में भी रहा करते थे। कुछ और जो थे वो दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों अगले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो फैली हुई जनजाति थी पश्चिमी मध्य भारत में, वो थी भीलों की, है ना। भीलों की एक बड़ी जनजाति यहाँ पर फैली हुई थी और 16वीं सदी का जो अंत आ रहा था उसके आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार जो थे वो बन चुके थे।
ठीक है, चित्र आप देख सकते हैं, रात में भील लोग जो है हिरण का शिकार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस चित्र को, ठीक है। ये चित्र जो है हमें यहाँ पे अलग अलग गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगला शीर्षक आता है दोस्तों, खानाबदोश और घुमंतु लोग किस प्रकार से रहा करते थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। खानाबदोश नाम से स्पष्ट होता है कि यह एक जगह रहने वाले लोग नहीं थे, है ना। ये चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमा करते थे और इनका जो जीवन था वो दूध पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था, ठीक है ना। खेती हर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी ये लोग विनिमय किया करते थे, ठीक है ना। ये अपने ही जानवरों पे मतलब ढुलाई आदि का काम भी उस समय किया करते थे। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इनका मुख्य काम एक ढुलाई भी बन गया था, है ना, मुगलों के अधीन जब ये लोग आए तो, ठीक है ना। और इसमें हमने बंजारों का जिक्र भी देखा था कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी और खानाबदोश उस समय हुआ करते थे। आइए बंजारों के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो छोटा सा बॉक्स दिया है, इसमें दिया गया है कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो मैं इसको शब्दशः पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा का अर्थ होता है दोस्तों एक समूह, है ना, भ्रमणशील लोगों का एक समूह, ग्रुप में जब ये घूमते तो उसे टांडा कहा जाता है, ठीक है। टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल, सारे पशु 14,000 बैल थे, सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए दाई और एक जानकारी दी गई है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। चलिए इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था। और उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो अपना सारा सामान लेकर, पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। इसी तरह दोस्तों दस्तकार, फेरी वाले और नृतक गायक, अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। आप इस चित्र को देखिए। कांस्य का मगरमच्छ है, कटिया कोंड जनजाति उड़ीसा बनाया गया है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर जिक्र आता है छोटे मोटे फेरी वालों का। अब ये जो छोटे मोटे फेरी वाले हैं ये क्या किया करते थे, ये विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण किया करती थी, है ना, चीजें बेचा करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे बोरे, इस प्रकार का ये लोग माल बनाया करते थे और घूम घूम कर उसे बेचा करते थे। कुछ भिक्षुक लोग भी उस समय हुआ करते थे, है ना। तो भिक्षुक लोग भी जो है घुमंतु सौदागरों का काम किया करते थे। नर्तक, गायक, है ना, और जो तमाशबीन है ये भी जनजातियां इस समय हुआ करती थी। मतलब ये काम भी किया करते थे ये लोग, है ना, गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन आदि किया करते थे। इसके बाद में दोस्तों अगला शीर्षक आता है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें एक परिवर्तन आते चला गया, उसकी आवश्यकता बढ़ती चली गई, समाज की भी जरूरतें बढ़ती चली गई, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जो नए हुनर वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ने लगी, ठीक है ना। वर्ण जो थे विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, उनके भीतर जो है छोटी छोटी जातियां जो है वो उभरने लग गई थी, है ना। उदाहरण यहाँ पर एक दिया गया है, ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आने लग गई, ठीक है ना। और दूसरी और कई जनजातियां जो थी वो सामाजिक समूहों को
जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया था, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया था। जिन ऐसे कुछ शिल्पी जो जिन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी, उनमें नाम यहाँ पर दिए गए जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों का। इनको भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता अंततः दे दी गई थी, है ना। और वर्ण की बजाय अब यहाँ पर जाति समाज का संगठन का आधार बन गई थी, यानी समाज के आधार का संगठन का जो आधार है वह कौन बन गई थी? जाति बन गई थी। अब यहाँ पे है जाति पर विचार विमर्श। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में जो दिया गया मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन यहाँ पर मिलता है। वे रथकारों, जिसका अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग, है ना, इनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि शामिल थे। इस चित्र को आप देख रहे हैं दोस्तों, यह एक गोंड महिला का चित्र है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वीं और 12वीं सदी जब आ रही थी तो इसमें जो राजपूत लोग थे ना, राजपूत गोत्र में यहाँ पर नाम दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ, ये है ना, इनकी जो ताकत थी, जो शक्ति थी, क्षमताएं थी, उसमें बहुत इजाफा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर जिक्र आता है हूनों का, चंदेलों का और चालुक्य का, और इसके अलावा कुछ दूसरी वंश परंपरा, यहाँ से ये लोग आया करते थे। राजपूतों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए, ठीक है ना, यानी राजा के पुत्र शब्द से ये यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासक जो थे उनकी जगह लेना शुरू कर दिया और कृषि, खास करके ये काम उन्होंने किया कृषि वाले क्षेत्रों में जहां पर खेती किसानी की जाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। तो शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण जो अपनी संपदा का इस्तेमाल करके किया था, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करते थे वो लोग। और शासकों के रूप में जो राजपूत गोत्रों का यहाँ पर जिक्र आता है, इनके उदय का जो उदाहरण है वो जनजातीय लोगों ने इसका अनुसरण किया। फिर इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बनने लग गई थी। अभी हमने देखा कि ब्राह्मण जो थे अब उनको जातियों में मिला दे रहे थे लोगों को, है ना, छोटे छोटे जो उपसमूह थे। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, क्यों, और उनकी जो बहुसंख्यक आबादी है समाज की छोटी जातियों में ही जगह अपनी बना पाई थी। सभी लोग शासक वर्ग का हिस्सा नहीं बन पाए थे। इसके अलावा पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने यहाँ पर काफी पहले इस्लाम को ही अपना लिया था, काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था, है ना। और जाति व्यवस्था को वो हमेशा से क्या करते रहे? नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म का यहाँ पर दोस्तों जिक्र आता है कि सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी, उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो राज्यों की उत्पत्ति होती है ना, वो एक चीज से संबंधित है। किस चीज से? वो संबंधित है जनजातीय लोगों के मध्य में, बीच में जो सामाजिक बदलाव आए ना, उससे बड़ी गहराई से यहाँ पर संबंधित है। ये हमें देखने को मिलता है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, नजदीक से एक नजर में। अब सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूं आपके सामने स्थानांतरीय कृषि। इसको समझ लेते हैं ताकि ये पैराग्राफ हमें समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और फिर जलाया जाता था। काटते क्यों थे? ऊपर से काट देने से धूप आसानी से नीचे जमीन तक आ जाती है, इसलिए। और उसकी राख में ही फसल को क्या कर दिया जाता था? बो दिया जाता था। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल यहाँ पर उगाई जाती है। इसे कहते हैं स्थानांतरीय कृषि। अब बात करते हैं आगे शीर्षक गोंड, ठीक है ना। दोस्तों गोंड लोग एक वन प्रदेश में रहते थे जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है। स्थानांतरीय कृषि ये लोग किया करते थे, जगह बदल बदल कर करना पड़ता था, है ना। और ये जो विशाल गोंड जनजाति है ये कुलों में बटी हुई थी, ठीक है। और हर कुल का दोस्तों एक राजा हुआ करता था, ठीक है ना। और जिस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लग गए थे, ठीक है ना। जब शासनकाल था अकबर का तो अकबरनामा में यहाँ पर एक उल्लिखित है गढ़ कटंगा, है ना, उसके गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, ठीक है ना। और दोस्तों इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, ठीक है। राज्य गढ़ों में विभाजित थे यानी बटे हुए थे और
प्रत्येक गढ़ जो था दोस्तों वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये फिर से 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। दोस्तों 84 का जो उप विभाजन है वो बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर के बनते थे, यानी 12 गांव मिल गए तो एक बरहोता बन गया, ठीक है ना। और इनका उप विभाजन कर दिया गया उस प्रकार से। इस मैप को आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है गोरहा, कोलंगा, मांडला, चौरागढ़, बाइरोगढ़, ठीक है ना, ये सब इन्हीं का क्षेत्र है, गोंडों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया था, ठीक है, और बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। दोस्तों ब्राह्मण लोग जो थे, है ना, उन्होंने जो गोंड राजा हुआ करते थे ना, उनसे अनुदान में भूमि प्राप्त करना शुरू किया, और ऐसे में वो और अधिक प्रभावशाली बन गए, ठीक है। जो गोंड सरदार थे उनको अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा होने लग गई, ठीक है ना। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, राजपूत का अर्थ मैंने आपको बताया था राजा का पुत्र होता है, ठीक है ना, और उस समय उनका वर्चस्व काफी अधिक बढ़ गया था। तो गढ़कटंगा के जो गोंड राजा थे अमनदास, उनका यहाँ पर जिक्र पर एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी संग्राम शाह, ठीक है। और इनका पुत्र हुआ दलपत। इसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दोस्तों दलपत की मृत्यु हो जाती है बहुत ही कम उम्र में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में रानी दुर्गावती का जिक्र आता है, ये बहुत ही योग्य थी दोस्तों, है ना। जैसे कि हम झांसी की रानी का जिक्र आता है हम जब पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मणिकर्णिका के रूप में, वैसे ही रानी दुर्गावती का भी नाम है, ठीक है ना। और इनका एक 5 साल का पुत्र रहता है वीर नारायण, ठीक है ना। उसके नाम पर यह शासन की कमान संभाल लेती है, और राज्य का बहुत विस्तार उस समय होता है, अधिक विस्तार हो जाता है। और 1565 में जो आसिफ खान है उसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया जाता है उसके द्वारा, ठीक है ना। और रानी दुर्गावती इसका जमकर सामना करती है, लेकिन इनकी हार हो जाती है, और समर्पण करने की बजाय ये मर जाना बेहतर समझती है, और उनका जो पुत्र है वो भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मर जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गढ़कटंगा का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं कि एक समृद्ध राज्य था, ठीक है ना। और इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया, यानी हाथियों को पकड़ना और उनको बेचना, निर्यात करना उनका यहाँ पर एक प्रमुख व्यापार इसका आप मान सकते हैं। दोस्तों मुगलों ने जब गोंडों को हराया ना, तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में कर लिया था, और बचा हुआ जो था वो वीर नारायण के चाचा थे चंदर शाह, उनको दे दिया था। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा दोस्तों, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहने लगे। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है अहोमों का, ठीक है ना। अध्याय की शुरुआत में ही जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने अहोमों का जिक्र वहां पर किया था। दोस्तों अहोम लोग जो है वो वर्तमान में जो म्यांमार है ना, वहां से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। इन्होंने भुइया यानी कि भूस्वामी लोग जो थे उनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया, और अपने नए राज्य की जो है यहाँ पर स्थापना की। इसके बाद यहाँ पर जिक्र आता है दोस्तों 1523 और 1581 का। तो मैं आपको बता दूं कि इस दौरान उन्होंने चुटियो और कोच हाजो जो था इसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, और कई अन्य जनजातियों का भी यहाँ पर जिक्र आता है, उसको भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों अहोमों ने, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा राज्य बनाया उस समय, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने 1530 का जो दशक था, यानी यहाँ के जो 10 साल थे, उसमें इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। किसने? अहोमों ने। आप याद रखिएगा ये बात है ना, अहोमों ने 1530 में ही क्या कर दिया था? आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। और जब 1660 का दशक आ रहा था, तब आते आते 1660 का समय आ रहा था, वो आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में ये लोग क्या हो गए थे? सक्षम हो गए थे। लेकिन दोस्तों जो अहोम लोग थे ना, उनको दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ गया था। 1662 में मीर जुमला का यहाँ पे जिक्र आता है। इसके नेतृत्व में मुगलों ने अहोमों के राज्य पर हमला कर दिया, और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की क्या हो गई? पराजय हो गई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक दोस्तों बना नहीं रहा, ठीक है ना। अहोम राज्य किस पर निर्भर था दोस्तों? बेगार पर निर्भर था, ठीक है ना। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अगर आपसे पूछे पाइक का अर्थ क्या है, तो
राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहते हैं, ऐसा आप बता देंगे। ठीक है ना। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ठीक है दोस्तों, जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाता था। दोस्तों अहोम समाज जो था वो कुलों में बटा हुआ था। ठीक है ना। और इन कुलों को कहा जाता था दोस्तों खेल। ठीक है। यहाँ पर बहुत कम जातियां थी किसकी, दस्तकारों की। ठीक है। इसलिए अहोम क्षेत्र जो था, यहाँ पे दस्तकार जो है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से आया करते थे। ठीक है ना। और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। ठीक है ना। खेल किसे कहा जाता था, जो अहोम समाज कुलों में विभाजित था ना, उससे कहा जाता था। यहाँ पर बाईं ओर देखिए चित्र जो दिख रहा है आपको, कान के आभूषण है, कबोई नागा जनजाति मणिपुर। दोस्तों इसके बाद में है कि शुरुआत में जो अहोम लोग थे वो अपने जनजातीय देवताओं की उपासना किया करते थे, लेकिन जब 17वीं सदी का समय आया उसके पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी होती चली गई। 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां के प्रधान धर्म बन गया। ठीक है। और अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, लेकिन ठीक है ना। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था दोस्तों। कवि थे यहाँ पर, विद्वान थे, इन्होंने अनुदान में जमीन दे दी जाती थी इनके द्वारा। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था, है ना। संस्कृत की जो महत्वपूर्ण कृतियां थी उनको स्थानीय भाषाओं में वहां पर अनुवाद भी किया जाता था। दोस्तों बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। आइए अब बात करते हैं इस अध्याय के निष्कर्ष की। तो दोस्तों जिस युग की हमने यहाँ पर चर्चा की है, या जिस युग की चर्चा करते हुए हम यहाँ पर आए हैं, उसके दौरान ये जो उपमहाद्वीप है ना हमारा, यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। काफी सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार क्या होते रहे, संपर्क में दोस्तों आते रहे। ठीक है ना। और इसी आदान प्रदान ने क्या किया कि जो दोनों प्रकार के समाज है इनमें बदलाव की प्रक्रिया चला दी। ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की जो जनजातियां थी, है ना, उनने अलग अलग प्रकार की जीविकाएं अपनाई। किसी ने पशुपालन किया, किसी ने खेती करी, है ना। इन सब का जिक्र यहाँ पर आता है। कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से क्या होते चले गए, ताकतवर यानी कि शक्तिशाली होते गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों इस अध्याय के अंत में जिक्र आता है मंगोलों का। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो पशुचारी है और जो शिकारी संग्राहक है, उन जनजाति में नाम आता है दोस्तों मंगोलों का। मंगोल मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और सबसे प्रसिद्ध शिकारी या संग्राहक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना। क्या है दोस्तों कि जो मध्य एशिया के घास के मैदान थे, स्टेपी कहा गया है ना, और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में ये बसे हुए थे। ठीक है दोस्तों 1206 का जो समय था, ठीक है ना, उस समय चंगेज खान ने मंगोल और तुर्क जनजातियों में एकता पैदा कर दी। ठीक है। और उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। ठीक है दोस्तों इसके पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। जब हमने अध्याय 4 देखा था मुगल साम्राज्य, तब हमने देखा था कि जो मुगल थे वो माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें इस नाम से जाना जाए। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कई संख्या में लोगों की हत्या का नाम जुड़ा हुआ था। ठीक है ना। इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो चंगेज खान ने उनको शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला और अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था दोस्तों। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्व यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे समझ में आया होगा या वीडियो समझ में आया होगा, और जरूर आप इस वीडियो के लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएं, है ना। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।